अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। ये न्यूमेरिकल पार्ट आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन आज भी हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे और वो रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी हैं। बीबीए वालों के लिए ये है कि ये उनकी बेसिक अकाउंटिंग है, इसके बाद उन्हें फर्दर एडवांस अकाउंटिंग की तरफ जाना है, तो वो इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे। ये चैप्टर जो है, ये मैंने बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग किमल एंड कीसो की, उनसे ये लिया है। ये चैप्टर नंबर 2 रिकॉर्डिंग प्रोसेस का, ये एग्जैक्टली आपकी आउटलाइन पे पूरा उतर रहा था। अब देखें ज़रा, यूनिट नंबर 3 है आपकी आउटलाइन का द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। उसी रिकॉर्डिंग प्रोसेस के 3.1, 2 एंड 3 हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब मज़ीद हमें 3.4, 5, 6, 7 एंड 8 डिस्कस करना है फर्दर। इस लेक्चर में हम बस 3.4 रिकॉर्डिंग प्रोसेस को देखेंगे और एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे। जी, सबसे पहले रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता क्या है, देखें ज़रा। रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। जब भी कोई बिज़नेस में डीलिंग होती है, ट्रांजैक्शन होती है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस मालूम कर सकें। इसीलिए अब आपको पता है ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं एनी डीलिंग्स बिटवीन टू पर्सनस और थिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी और कंसिडरेशन, यानी दो पर्सनस के दरमियान जब किसी भी किस्म की डील हो जिसमें एक पर्सन कंसिडरेशन में सर्विसेज या प्रोडक्ट फराम कर रहा हो, दूसरा उसके कंसिडरेशन में कैश दे रहा हो, या फिर एक कंसिडरेशन में कोई और चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है जी। अब सबसे पहले आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन पार्टीज़ का आप सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। हमें अकाउंट की डिटेल में डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं, फिर उनका प्रोसीजर पढ़ना है, फिर इक्विटी रिलेशनशिप पढ़ना है, और फिर हमें समरी पढ़नी है डेबिट एंड क्रेडिट की। फिर देन स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस में आपका सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जिसे डे बुक भी कहा जाता है। इसमें डेली बेसिस पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है कि आप डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। फिर उस जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें लेजर में पोस्ट कर देते हैं। लेजर में पोस्ट होने के बाद उनका ट्रायल बैलेंस बनता है, जो कि आपका वेरी नेक्स्ट स्टेप है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप उससे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये कंप्लीट जो है, ये अकाउंटिंग साइकिल भी कहलाता है, और हम इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे, अकाउंटिंग साइकिल को सारा। जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले अकाउंट की डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंट किसे कहते हैं? ये अकाउंट इज़ एन इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ स्पेसिफिक एसेट, लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी। देखें, हमने ये पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम भी कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें हमने एसेट की डेफिनेशन देखी थी। एसेट किसे कहते हैं? आपको पहले पता कि जो भी बिज़नेस किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मशीनरी को, फर्नीचर को, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस ओन करता है वो एसेट कहलाता है। अब इन जो सेपरेट मैंने एसेट, लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी, इनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है तो हम क्या करते हैं, उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब ये कुछ अकाउंट की एग्जांपल्स दे रहा है जो हम सेपरेटली मेंटेन करते हैं, जिनमें आपके कैश, सैलरीज, एक्सपेंस, अकाउंट्स पेएबल शामिल है। अब आ जाते हैं जी अकाउंट की फॉर्मेशन पे। अकाउंट को नॉर्मली इसे टी अकाउंट भी बोला जाता है। टी अकाउंट से मुराद, एक तो डिटेल में देखें, हम हमेशा से दो अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं। एक ब्रिटिश अप्रोच थी, दूसरी अमेरिकन अप्रोच थी। ब्रिटिश अप्रोच को हमने फॉलो किया क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में उनका रूल चलता रहा, तो उन्होंने अपने ही रूल्स को फॉलो करवाया। लेकिन फिर जब हम पाकिस्तान बना तो हम अब अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करते हैं। अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक हम टी अकाउंट बनाते हैं जब हम किसी भी पर्सन का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी एसेट का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें तो हम क्या बनाते हैं, टी अकाउंट, या इसे टी अकाउंट के फॉर्म में भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ब्रिटिश की एग्जांपल देना भी चाहूँ तो ब्रिटिश वाले कैसे बनाते थे? ब्रिटिश वाले सबसे पहले आपका डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ये सारे के सारे उसकी डेबिट साइड होती थी। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पर फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की पार्टी का नाम ही लिखें तो आप अमाउंट्स लिखकर टी अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं। आप देखें ज़रा टी अकाउंट की तरफ, तो टी अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक इसकी राइट साइड है, दूसरी इसकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। लेफ़्ट साइड हमेशा डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड कहलाती है। क्लियर है जी? ये हमेशा याद रखें कि टी अकाउंट की जो लेफ़्ट साइड होगी वो डेबिट साइड कहलाएगी और जो राइट साइड होगी वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट साइड। अब आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी।
ये टी अकाउंट की फॉर्मेशन का मेथड जो है आपने अच्छे से याद कर लेना है, हमेशा यही फॉर्मेशन बनानी है आपने टी अकाउंट की। जी, ये कुछ समरी बना रहा है, वो कहता है कि पहले हम ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करते थे। अब ज़रा देखें, इन्होंने कैश का अकाउंट बनाया सेपरेटली। अब कैश में आप पहले देखें 15,000 है, इसका मतलब आपने 15,000 रिसीव किया, माइनस 7,000 है, 7,000 आपने पे किया, फिर 1,200 रिसीव किया, फिर 1,500 रिसीव किया, फिर माइनस 1,700 आपने आउटफ्लो किया, बाहर पे कर दिया, फिर 250 पे किया, फिर 600 रिसीव किया। कहने का मकसद ये है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस की हैं आपने जिसमें कैश इन्वॉल्व था और आपने उस कैश को टेबुलर फॉर्म में लिख रखा है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कैश अकाउंट का टी अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं, टी अकाउंट के मुताबिक आपको पता है कि लेफ़्ट साइड क्या होगी, डेबिट साइड होगी, और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो आपने जितनी भी अमाउंट्स रिसीव की थी वो सारी डेबिट साइड पर लिखी, और जो भी अमाउंट्स आपने पे की वो क्रेडिट साइड पर लिखी। यानी कि जो भी चीज़ें बिज़नेस में आई हैं वो डेबिट साइड पे, और जो भी बिज़नेस से गया वो क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, ये टी अकाउंट का। अभी हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन कौन से अकाउंट कब डेबिट होते हैं और कब क्रेडिट होते हैं। यानी हमने टोटल नंबर ऑफ़ अकाउंट्स देखने हैं कितने हैं, और फिर हमने ये देखना है कि उनमें से कब वो डेबिट होंगे और कब वो क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के इन्हें रूल्स कहा जाता है। अभी आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि टी अकाउंट क्या होता है और टी अकाउंट की फॉर्मेशन क्या है। टी अकाउंट के लेफ़्ट साइड पर डेबिट और टी अकाउंट के राइट साइड पर क्रेडिट होता है। अब आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम हमेशा से दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। ब्रिटिश के मुताबिक तो आपके अकाउंट्स की टोटल 3 टाइप्स होती थी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। ये 3 टाइप्स में वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस मैनेज करते थे। बट नहीं, अब क्या है कि अब अमेरिकन अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल, 6 टाइप ऑफ अकाउंट। देखिए, अब आप जितने भी आइटम्स पढ़ेंगे, आप सैलरी पढ़ें, आप बिजली का बिल का एक्सपेंस पढ़ें, ठीक है, आप ड्राइंग्स पढ़ें, आप रेंट का अकाउंट पढ़ें, आप बिल्डिंग अकाउंट पढ़ें, आप लैंड अकाउंट पढ़ें, वो ये सारे के सारे आइटम्स क्या हैं, इन 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट में लाए करते हैं। ठीक है जी, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल और ओनर इक्विटी अकाउंट, विदड्रॉल अकाउंट, रेवेन्यू इनकम अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट। ये सारे के सारे इन जितने भी आइटम्स हम अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, वो सारे के सारे लाए करते हैं इन अकाउंट्स के अंदर। जी, अब देखते हैं ये इन अकाउंट्स का क्या मतलब है। सबसे पहले एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में सबसे पहले एसेट की डेफिनेशन है। एसेट किसे कहते हैं? एसेट्स वो तमाम थिंग्स और आइटम्स ऑफ वैल्यू ओन बाय बिजनेस आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टेंजिबल और इनटेंजिबल। अभी आप सेकंड लाइन को छोड़ दें, पहली लाइन को देखें जिसमें वो कहा गया कि एसेट उन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी कुछ वैल्यू हो और उसे एक बिज़नेस ओन करता हो। अभी आप अपने ही इदारे के एग्जांपल ले लें। इस इदारे में ओनर्स क्या क्या जो है ओन करता है। देखें ज़रा, आपकी कंप्यूटर लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स का इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स हैं उसमें, दूसरे क्लासरूम्स हैं उनमें फ़र्नीचर है, ठीक है, और दूसरे सप्लाइज़ का अकाउंट भी है जिसमें आपका बिजली का सामान वगैरह, पंखे, ठीक है, एसी और बिल्डिंग, ठीक है, ये सारे के सारी प्रॉपर्टी किसकी है? ओनर की। तो ओनर इसे ओन करता है, तो ये बिज़नेस के एसेट्स कहलाएंगे। अब आपसे पूछा जाए जी बताएं जी लिम्स यूनिवर्सिटी के एसेट्स कौन कौन से होंगे, तो आप बताएंगे कि लिम्स यूनिवर्सिटी के पास बिल्डिंग है, उनके पास फर्नीचर है, उनके पास मशीनरी का इक्विपमेंट है, उनके पास लैब्स हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बिज़नेस के एसेट्स कहलाते हैं। अब एसेट्स की नेचर जो है वो दो तरह की होती है, या वो टेंजिबल होते हैं या इनटेंजिबल। टेंजिबल से मुराद वो तमाम एसेट्स हैं जिन्हें फिज़िकली टच किया जा सके। फर्नीचर है, आप उसे टच कर सकते हैं, बिल्डिंग है उसे टच कर सकते हैं, लैंड को टच कर सकते हैं, मशीनरी है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश, इवन कैश को भी टच किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहा जाता है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, फिज़िकली टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एसेट्स आपके पास मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी है गुडविल, दूसरी है ट्रेडमार्क, तीसरी है कॉपीराइट्स, पैटेंट राइट्स, ब्रांड रिकग्निशन। अब देखें ब्रांड रिकग्निशन से क्या मुराद है। अब जे डॉट की ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है। अब आप स्पेसिफिकली उन्हें प्रेफर करते हैं जे डॉट को ऑन द आउटफिटर्स, तो आप क्या कर रहे हैं, जे डॉट के ब्रांड की वजह से उसको एसेट समझ रहे हैं। या अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ये अपने रिसर्च करके अपना रिसर्च की आउटकम जो है ये कंपनीज़ को सेल करते हैं, और अब कंपनीज़ को जब सेल की जाती है तो कंपनी उनके ऊपर पेटेंट राइट्स लेती है कि जी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रोडक्ट बनाना मेरे पास इसके राइट्स हैं और किसी के पास नहीं। अभी आप देखें कोविड की वैक्सीन आई है, अभी कोविड की वैक्सीन जिस मर्ज़ी लेबॉर्ट्री में बनी हो, जिस मर्ज़ी डॉक्टर ने बनाई हो, वो उस डॉक्टर उसका फार्मूला जो है वो सेल आउट करेगा, तो उससे जिस कंपनी को वो सेल आउट करेगा वही कंपनी उसकी प्रोडक्शन कर सकती है। इसे बोला जाता है पेटेंट राइट्स। गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल कहते हैं कि किसी की रेपुटेशन, ठीक है। अब क्योंकि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो बिज़नेस की रेपुटेशन को गुडविल कहेंगे। देखें अगर लिम्स इंस्टीट्यूट इस वक्त सेल आउट होने के लिए पड़ा हो तो क्या करेंगे आप, उसके एसेट्स की वैल्यूज़ लगाएंगे कि उसके पास इतने रुपीज़ की बिल्डिंग है, इतने रुपीज़ का उसके पास फर्नीचर है, इतने रुपीज़ का इक्विपमेंट है, टोटल आपने उसके एसेट्स की प्राइस आपने एलोकेट कर दी। लेकिन फिर आप उसके बाद उसकी लोकेशन की वजह से, ठीक है, उसके फेम की वजह से उसकी प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल लगाते हैं और वो इंक्रीज़ देते हैं। वो जो इंक्रीमेंटल आप उसके फेम की वजह से, रेपुटेशन की वजह से देते हैं उसे गुडविल कहते हैं। तो एसेट्स कितनी तरह के हुए, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इसके अलावा भी एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उन्हें करंट एसेट्स कहा जाता है या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिन एसेट्स का बेनिफिट आप सिर्फ 1 साल तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें करंट एसेट्स कहा जाता है। वो एसेट्स जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल, यानी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इस्तेमाल करना हो, उन्हें लॉन्ग टर्म एसेट्स कहा जाता है। लाइक मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, ये वो तमाम एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स की तरफ। लाइबिलिटी किसे कहते हैं, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस को कहा जाता है। ऑब्लिगेशंस मतलब आपकी जिम्मेदारियां। कौन सी जिम्मेदारियां, डेट्स पेएबल टू द आउटसाइडर, जब आपने आउटसाइडर्स की पेमेंट करनी हो, आउटसाइडर का उधार देना हो, ठीक है। आउटसाइडर भी कह सकते हैं, उसे क्रेडिटर्स भी बोला जाता है। अब देखें क्रेडिटर्स की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप कहेंगे क्रेडिटर से मुराद वो तमाम लोग हैं जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं, उन्हें क्रेडिटर्स बोला जाता है। अब यूजुअली जो लाइबिलिटी का अकाउंट होता है वो एंड होता है पेएबल के नाम से, जैसे अकाउंट्स पेएबल, रेंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, वेजेस पेएबल, लोन पेएबल, तो उसके एंड पे पेएबल का वर्ड मेंशन होता है। इसके अलावा है तो ये कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड जो है आर्गूमेंट है, बट हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। वो तमाम इनकम जिसे आपने एडवांस में रिसीव किया है वो भी लाइबिलिटी में शुमार होती है। कैसे बोला, आप एडवांस में रेंट ले लेते हैं, कोई सर्विस अभी आपने फराहम नहीं की, एडवांस में उनकी इनकम ले लेते हैं, उसे अनअर्न इनकम कहा जाता है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी सर्विसेज नहीं दी। तो जब तक सर्विसेज नहीं देंगे वो इनकम ड्यू रहेगी, और ड्यू जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम लाइबिलिटी बोलते हैं। अब आ जाते हैं जी कैपिटल और ओनर इक्विटी अकाउंट। कैपिटल की डेफिनेशन सिंपल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत दफ़ा पढ़ी है कि कैपिटल उस कैश को और प्रॉपर्टी को जो बिज़नेस के स्टार्टिंग में उसमें इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल बोला जाता है। अब 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना हमारे पास, ओनरशिप फॉर्म है, सोल ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेट फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म में क्या होता है कि कैपिटल के वर्ड के अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, देखें जी। सोल ओनरशिप में सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और ओनर्स कैपिटल अकाउंट कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से मुराद हर वो बिज़नेस है जिसका सिर्फ एक ही ओनर हो और उसी को ही सारा प्रॉफिट जाता हो। जबकि पार्टनरशिप और फर्म है, पार्टनरशिप में आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो जब उसका कैपिटल अकाउंट किया जाता है तो आप उसके मेंबर के अकाउंट के नाम से बनाते हैं। जैसे जॉन्स कैपिटल अकाउंट, पीटर्स कैपिटल अकाउंट, अली कैपिटल अकाउंट। तो जितने पार्टनर्स होंगे उनका सेपरेट अकाउंट होगा कैपिटल का और उनके नेम से कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा। जबकि कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उन्हें स्टॉक होल्डर्स कहा जाता है या शेयर होल्डर्स कहा जाता है। इसीलिए जब हम उनका कैपिटल का टाइटल अकाउंट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं शेयर होल्डर्स कैपिटल अकाउंट या ओनर्स इक्विटी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। कैपिटल अकाउंट तीनों फॉर्म्स हैं, डेफिनेशन एक ही है, बट ये है कि उसकी 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में मेंशन करने की वजह से उसकी जो नेम है वो डिफरेंट यूज़ किया जाता है। अब है विदड्रॉल अकाउंट। विदड्रॉल अकाउंट को ड्राइंग्स अकाउंट भी कहते हैं नॉर्मली। ड्राइंग्स अकाउंट से क्या मुराद है कि वो तमाम चीज़ें कैश और गुड्स, ठीक है, द कैश और गुड्स आर टेकन आउट बाय बिजनेस ओनर
फॉर हिज पर्सनल यूज़, कि जब बिज़नेस में से बिज़नेस का ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाले या गुड्स निकाले तो उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट कहेंगे। अब देखें डेफिनेशन में ही आपको पता चल रहा है, अगर आपका शूज़ का रिटेल स्टोर है और अगर आप उसमें से शू के कुछ जोड़े लेकर आते हैं घर इस्तेमाल के लिए, अब आपने उसके अगेंस्ट कोई कैश जमा नहीं करवाया, आपने उसे पर्सनल यूज़ के लिए रखा, तो वो तमाम आइटम जिन्हें आप पर्सनल यूज़ के लिए रखेंगे उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट बोलते हैं। अब उसके भी डिफरेंट नेम हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। अब देखें सोल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप में इस अकाउंट को ड्राइंग्स ही कहते हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाते हैं तो जितने भी विड्रॉल्स हों वो पहले तो सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आता है, तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टॉक होल्डर, और नॉर्मली इसका नेम यूज़ किया जाता है डिविडेंड अकाउंट। यानी डिविडेंड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि जब हम बिजनेस में से कैश और प्रॉपर्टी देते हैं किसको, ओनर्स को। क्लियर है जी। जी अब आ जाते हैं रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। ये दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। नेचर उन दोनों की सेम है। रेवेन्यू नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं जब आप स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं या फिर प्रोडक्ट की सेल करके उससे जो पैसे कमाते हैं उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन टर्म इनकम जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है, वो उस प्रॉफिट को रेफ़र करती है जब आप अपनी रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस निकाल दें तो जो रिमेनिंग अकाउंट होगी वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस चीज़ पर बेस करता था कि जब आप रेवेन्यू यानी सेल्स माइनस उसके जितने भी होने वाले एक्सपेंसेस है माइनस कर देते थे तो हम उसे रेवेन्यू बोलते थे, इनकम बोलते थे, ठीक है जी। अब रेवेन्यू और इनकम की नेचर तो सेम है कि आपको सर्विसेज या सेल के बदले में जो पैसे रिसीव हुए हैं उसे रेवेन्यू बोलेंगे, लेकिन जब आप उस रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे बिजनेस के, वो क्या कहलाएगा, फिर प्रॉफिट कहलाएगा या फिर उसे इनकम भी बोलते हैं। अब उसकी एग्जांपल दे रहा है कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है किसी ऑयल कंपनी में, और आपको पता है कि जब भी आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न के तौर पर जो आपको पैसे मिलते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। यानी डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन ये डिसाइड कर ली जाए कि ओनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब वो डिविडेंड इनकम आपका रिटर्न है, इसे रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन इनकम में आपका इंटरेस्ट की इनकम, आपके रेंट की इनकम, आपके कमीशन की इनकम, ये सारे के सारे इनकम कहलाएंगी। क्लियर है जी। आपको हर बिजनेस में इन तमाम इनकम और रेवेन्यूज़ के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। लाइक आप इंटरेस्ट अकाउंट का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट का, आप कमीशन का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, आप रेंट का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, आप डिविडेंड का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट से मुराद वही टी अकाउंट है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था जी। उसकी और एग्जांपल जो है इनकम की, अगर आप देखें तो हम डिविडेंड के अलावा कैपिटल गेन भी कमाते हैं। कैपिटल गेन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, अगर नहीं समझ आएगी तो हम उससे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेंस अकाउंट, ये 6 टाइप ऑफ अकाउंट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। एक्सपेंस किसे कहते हैं? एक्सपेंस को यूजुअली डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंस हर उस रिसोर्सेज को कहते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, क्या करने के लिए, रेवेन्यू हासिल करने के लिए। एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आपका प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है, तो उस प्रोडक्ट को गेन करने के लिए जितने आप एक्सपेंस करेंगे वो उसे एक्सपेंस कहेंगे। लाइक आप मशीनरी लेते हैं, मशीनरी को चलाने में बिजली लगती है, बिजली का बिल। आप सैलरीज देते हैं एम्प्लॉयज़ को, सैलरीज आपका एक्सपेंस कहलाएगा। वो तमाम रिसोर्सेज और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, टू गेन द रेवेन्यू। क्लियर है जी। उसकी एग्जांपल्स देखें, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस इसे कहते हैं जब हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस जिन्हें हम सेपरेट अकाउंट में मेंशन नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही अकाउंट में डाल देते हैं और उसे हम कहते हैं मिसलेनियस अकाउंट। अब आ जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट से पहले आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में समझना चाहिए। डबल इंटरेस्ट सिस्टम और सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या था? सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे जो क्रेडिट पर बेस करती थी, यानी कि जब हमसे कोई उधार पे चीज़ लेता था तो हम उससे सिर्फ उसे रिकॉर्ड करते थे। अभी भी आप अपने जनरल स्टोर्स जिन पे आप खाता चलता है, यानी आप उधार चीज़ें लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब भी आप कैश के अलावा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो उसे एक बुक पर रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें सिंपल वो आपका नेम लिखता है और अमाउंट लिख देता है, या फिर आपके जो आइटम आपने परचेज़ किया है उसका नाम लिखेगा और उसके साथ अमाउंट मेंशन कर देगा। तब इन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम निकाला। डबल इंटरेस्ट सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई पार्टी ट्रांजैक्शंस करती है तो उसके दो इफेक्ट
इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट ये कि आप प्रोडक्ट ले गए, दूसरा इफ़ेक्ट ये कि आपने कैश पे किया। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में दो इफ़ेक्ट लाजमी होते हैं, यानी एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट इफ़ेक्ट टू और मोर अकाउंट्स, कीप द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इन द बैलेंस। ठीक है जी। अब आपको रिकॉर्डिंग तो करनी है। रिकॉर्डिंग में आपका एक अकाउंट एटलीस्ट डेबिट होगा और दूसरा एक अकाउंट एटलीस्ट क्रेडिट होगा, यानी कि आपका जो एक अकाउंट है वो डेबिट में चला जाएगा, आपका एक अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन एट द एंड आपको ये ज़रूर डिसाइड करना है कि जो डेबिट है ये मस्ट इक्वल करना चाहिए क्रेडिट को। ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, फर्दर लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।